चीज़ सिखाती है। लाइक एवरीथिंग इज लाइक कैलकुलेटेड। मतलब मुझे ये भी पता होता है मुझे बाहर कब आना है, मुझे ये भी पता होता है कितनी देर लगा के बाहर आना है, पानी में और कितनी देर रहना चाहिए बाहर आने के लिए। एवरीथिंग इज लाइक कैलकुलेटेड। I've dived like in different parts of the world as well. That is like that includes Thailand, Malaysia, Dubai, South Africa, and a lot of places. जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ डाइविंग है। Hey, have you ever encountered something dangerous? Yes, I have. I recently saw like well, I was diving in like Thailand, and I basically saw this huge size. Like I cannot even tell you guys. Like मेरी I'm not that tall. My height is like 5'7". तो 5'7" का हाफ करो तो उस उतना बड़ा लॉबस्टर दिखा था मुझे, एंड आई वांटेड टू लाइक कैच इट, किल इट विद माय नाइफ एंड ब्रिंग इट आउटसाइड। बट देन व्हेन आई लाइक ट्राइड टू डू इट, तो उसका जो लाइक लॉबस्टर की बेसिकली वो होती है, लाइक इट हैज़ लाइक अ प्रॉपर मुस्टैच, राइट। तो मैं उसको उससे पकड़ा हुआ था। आई ट्राइड टू स्टैब इट, बट देन माई नाइफ डिडंट हिट एट द राइट प्लेस एंड आई कुडंट डू एनीथिंग, तो ही बेसिकली स्टंग बैक टू मी, and I think I still have it on my arm. I don't know if you see it. It never heals. Like it's a like it just stays like this. I don't know if it shows that. Yeah, it shows, right. So it has just been there. It happened. It has happened like quite a few times, and but it's like मतलब आपकी अपनी उस पे होता है ये। लाइक मैं अगर नहीं करता उसके साथ मस्ती तो वो मुझे देख के ऑलरेडी डरा हुआ ही था। मैंने उसके बाद मस्ती की तो उसने फिर रिस्पॉन्ड किया उस मस्ती के अगेंस्ट। चलें, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, एंड we're looking at the second part of the inequality, and that is basically known as the graphical solution of inequality, right? तो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या चीज़ हो रही होती है, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। तो अगर मैं ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करूं तो उसमें होता क्या है, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी में होता ही है शेड द एरिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इनइक्वालिटी, राइट। बेसिकली क्या होता है कि वी हैव टू शेड द एरिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इनइक्वालिटी। मतलब हमें एक एरिया को शेड करना होता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन इनइक्वालिटी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू थिंक ऑफ व्हेन इट कम्स टू द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। फिर बेसिकली इसमें होता ही है कि अगर हमारे पास लेट सपोज इनइक्वालिटी जो है ना वो दो टाइप्स की होती हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। और वो क्या दो टाइप्स होती हैं, लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो वॉट एवर टू टाइप्स आर देयर, इट इज़ गोना बी वॉट, इट इज़ गोना बी कि आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि कौन कौन सी दो टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। देखो, एक इनइक्वालिटी हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं फैमिली नंबर वन की इनइक्वालिटीज़। तो फैमिली नंबर वन की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं ना, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो फैमिली नंबर वन की इनइक्वालिटीज़ होती हैं ग्रेटर और लेसर। फिर अगर हम बात करते हैं फैमिली नंबर टू की, तो फैमिली नंबर टू की जो भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू होती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फैमिली वन की। तो अगर मैं फैमिली वन की बात करूँ तो वो हमारे पास या तो ग्रेटर होगा या फिर हमारे पास लेसर होगा। और फिर हमारे पास उसमें जो है वो डॉटेड लाइन जो है ना वो बनी हुई। तो जब भी फैमिली वन की इनइक्वालिटी होगी ना, तो उसको जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी वो बेसिकली डॉटेड लाइन होगी। मतलब उसके लिए जो लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन होगी? डॉटेड लाइन होगी। इस तरीके से अगर फैमिली नंबर वन की इनइक्वालिटी होगी तो लाइंस तो चार किस्म की होती हैं ना, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर मैं फैमिली नंबर टू की बात करूं तो फैमिली नंबर टू में बेसिकली क्या होता है, फैमिली नंबर टू में बेसिकली होता है ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या फिर लेसर देन इक्वल टू होता है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू होता है तो उसमें या तो हमारे पास बेसिकली एक स्मूथ लाइन होती है। और वो स्मूथ लाइन कैसे होती है? या तो वो इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग स्मूथ होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्मूथ होगी, या फिर वो हॉरिजॉन्टली स्मूथ होगी, और या फिर वो वर्टिकल स्मूथ होगी, राइट। दिस इज हाउ
the lines basically look like when the inequality is of the family number 2. Is that clear guys? फिर अब बात करते हैं इनइक्वालिटी से पहले एक चीज़ आपको और देखनी होती है जो आप पहले ही देख चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है ना, वो हमारे पास बेसिकली तीन किस्म की लाइंस थी, और तीन किस्म की लाइंस में हमारे पास हर किस्म का अपना अपना इक्वेशन होता है। तो लेट सपोज अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्लांट लाइन की, तो स्लांट लाइन का जो भी इक्वेशन होता है वो क्या होता है? स्लांट लाइन का इक्वेशन हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्लांट लाइन का इक्वेशन होता है। अब इस स्लांट लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों को नोन करना होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हुए आए हो, एक होता है m और c, और इन दोनों ही चीज़ों को हमें क्या करना होगा बेटा? इन दोनों ही चीज़ों को हमें नोन करना होगा। नोन करने से मतलब क्या है? m है और c है। m निकालने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो पॉइंट्स। तो अगर दो पॉइंट्स होंगे, और c निकालने के लिए क्या होगा? c निकालने के लिए आपके पास एक पॉइंट और ग्रेडियंट, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगी तो आपको c भी पता चल जाएगा, और m भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से पता चलेगा। फिर हम बात करते हैं स्लांट लाइन के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ लाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो भी इक्वेशन होती है ना बेटा, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास जीरो के बराबर होता है। तो इसीलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का जो भी ग्रेडियंट होगा दैट इज गोना बी इक्वल टू जीरो, एंड इट इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज y इक्वल्स टू a, where a is what? A is basically a point where line cuts the y-axis, point where line cuts the y-axis। तो यहाँ पर आगे लिख दिया हमने point where line cuts the y-axis। Is that clear? राइट। तो अगर मेरे पास यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली चीज़ क्या लगी हुई होती है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना गौर से। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि -1 पे कट कर रही थी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि 1 पे कट कर रही थी, और फिर हमारे पास क्या था? फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि बेटा जी कहाँ पे कट कर रही थी? 2 पे कट कर रही थी। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि बेटा जी 3 पे कट कर रही थी। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि बेटा जी किस पे कट कर रही थी? 4 पे कट कर रही थी। तो अब मेरे पास दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट आर देयर, राइट। अब हमें इसमें ये होता क्या है? ये होता है y इक्वल टू -1, ये होता है y इक्वल टू 1, ये होता है y इक्वल टू 2, ये होगी y इक्वल टू 3, और ये होगी y इक्वल टू 4। बेटा देखो मेरे पास ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मुलाकात कहाँ पर होती है? ओरिजिन। ओरिजिन पे। अब मेरी बात सुनो, जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो एक्स एक्सिस भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। एक्स एक्सिस को अगर और करूँ तो एक्स एक्सिस भी तो बाकी सारी लाइंस की तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर एक्स एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मेरे पास इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू ए का मतलब जहां पर उस लाइन ने y एक्सिस को टच किया। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने y एक्सिस को कहाँ पे टच किया है? 1। अबे नहीं भाई, एक्स एक्सिस y एक्सिस को कब टच करता है? 0। जीरो पे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी एक होती है, और वो क्या होती है? y इक्वल टू जीरो होती है। इज दैट क्लियर? सर ये स्लांट लाइन वाली चीज समझ नहीं आई। क्या चीज समझ नहीं है बेटा? स्लांट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा ना अभी आपने। यस सर। सी उसकी इक्वेशन का में नोन होने चाहिए, पता होने चाहिए। m को निकालने के लिए, ग्रेडियंट निकालने के लिए दो पॉइंट, दो पॉइंट पे फॉर्मूला लगाओगे y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सी क्या होता है? एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट तो यूज सी के करके। बराबर में नोन क्यों लिखा हुआ? अबे क्योंकि ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना, m और c नोन होने चाहिए ना ये अच्छा, इक्वेशन। तो समझे गिवन होगा। सही है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है बेटा जी आपके पास वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। अब अगर वर्टिकल लाइन की मैं बात करूँ, तो वर्टिकल लाइंस में हमारे पास क्या हो रहा होता है? लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। तो वर्टिकल लाइन की जो भी इक्वेशन होगी ना, वो हमारे पास होगी जिसका उसका ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? उसका ग्रेडियंट बराबर होगा इन्फिनिटी के। और उसकी जो भी इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू बी। अब ये b क्या है? b इज बेसिकली
द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, क्या होता है, पॉइंट वेयर लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। तो अब देखो ये वर्टिकल लाइंस कैसे नज़र आती हैं, वर्टिकल लाइंस बेसिकली ऐसे नज़र आती हैं कि हमारे पास यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके बेसिकली हम इसको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब अगर वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ करी तो लेट सपोज मेरे पास एक वर्टिकल लाइन ये रही, ये कट कर रही है बेटा जी कहाँ पे, 1 पे। फिर एक वर्टिकल लाइन मेरे पास ये रही, ये कहाँ कट कर रही है, ये 2 पे कट कर रही है। फिर एक वर्टिकल लाइन मेरे पास ये रही, ये 3 पे कट कर रही है। फिर ये वाली वर्टिकल लाइन मेरे पास -1 पे कट कर रही है। फिर ये वाली वर्टिकल लाइन मेरे पास कहाँ पे कट कर रही है, -2 पे कट कर रही है। तो चलो यहाँ से इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। इस वाली लाइन की क्या होगी, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और फिर x इक्वल टू 3। बेटा जी ये जो एक वर्टिकल लाइन है ये कहाँ पे टच कर रही है, ये हमारे पास x एक्सिस को y एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है, 0 पे मीट कर रही है ना, मतलब ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस भी क्या है बेटा, y एक्सिस भी एक, मतलब अगर गौर करें तो y एक्सिस भी हमारे पास क्या है, y एक्सिस भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर y एक्सिस भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है तो इस वर्टिकल लाइन में हमारे पास क्या, y एक्सिस में हमारे पास ये होगा कि इट इज गोना बी व्हाट, इट इज गोना बी y इज गोना बी x इज गोना बी इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि x एक्सिस को बेसिकली 0 पे कट कर रही है। इज दैट क्लियर? Guys, are we good? तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और अब यहाँ से आगे चल के बेसिकली अब हम देखेंगे शॉर्टकट्स टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब शॉर्टकट्स टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन में क्या होगा, शॉर्टकट्स टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन में बेसिकली हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि अब देखो नंबर 1 बात करते हैं कि हमारे पास ये कुछ शॉर्टकट्स हैं तो जो मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाए, लिटरली और कोई पर्पज़ नहीं है। यहाँ आप तारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाली सारी बातें क्लियर हो गई। ये तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे बस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन की कोई इतनी विविडली ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। आर वी गुड? बोलो भाई। सर ये वर्टिकल लाइन वाली चीज एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। क्या बेटा बैठे, अबे तो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट कैसे दिया है फिर, वही नहीं ये वाली बात। इन्फिनिटी वाली चीज समझ नहीं आ रही। भाई ग्रेडियंट इन्फिनिटी होता है, छोड़ दो, कुछ भी नहीं पता करो, बस इसकी लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली लिखी जाती है, छोड़ दो, भूल जाओ। सही है, सही। उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी हो कुछ भी हो, तुम्हें टेंशन नहीं, पर वर्टिकल लाइन ऐसी नजर आती है जो कि उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू बी, मतलब पॉइंट वेयर लाइन कट्स दी एक्स एक्सिस, राइट। अब एक्स एक्सिस को ये y एक्सिस कहाँ पे टच करता है, y एक्सिस भी एक वर्टिकल लाइन है जो कि x एक्सिस को टच करती है 0 पे। तो इट इज, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। I will just move ahead and then this is gonna be what? This is gonna be, अब let's suppose मेरे पास एक लाइन है इस तरीके से गिवन है कि भाई उन्होंने बोला कि x एक्सिस एक चीज़ है और y एक्सिस हमारे पास एक चीज़ है, और उन्होंने बेसिकली, अब देखो ये एक वर्टिकल, अच्छा ये जो शॉर्टकट्स मैं सिखा रहा हूँ ये सिर्फ स्लांट लाइन के लिए ही पॉसिबल है, हाँ, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, स्लांट लाइन के लिए ही है सिर्फ ये। अब इसमें हमारे पास होता ये है कि स्लांट लाइन को x और y एक्सिस पे एक ही जगह पे कट कर रही है और वो a है। क्या है वो, a है। अब अगर यहाँ पर आते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, मेरे पास उसकी इक्वेशन बन जाती है, मतलब कि जहाँ पर उसने x एक्सिस को टच किया और जहाँ पर उसने y एक्सिस को टच किया तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट a और a हो जाएगा, राइट। तो जहाँ पर उसने x एक्सिस को टच किया, जहाँ पर उसने y एक्सिस को टच किया, तो बेसिकली वो पॉइंट हमारे पास a के बराबर होता है, और a जो है वो क्योंकि सेम पॉइंट है तो इसलिए इसकी इक्वेशन जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू a हो जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बेहतर समझ आएगा। लेट्स सपोज अब मेरे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से दो लाइन, मतलब एक ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ पे हमारे पास ये एक लाइन थी जिसने x एक्सिस को भी 2 पे टच किया था, y एक्सिस को भी 2 पे टच किया था। इसकी इक्वेशन क्या होगी,
इसकी इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगी। लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है जिसने बेटा जी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को बेटा जी 3 पे टच किया है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सर एक्स प्लस वाई लिखे या एक्स इक्वल्स टू 3 और वाई इक्वल्स टू 3 अलग अलग लिखे हैं की बात होगी ना। नहीं भाई, क्यों होगी? क्या हो गया? ये ऐसे थोड़ी है कि ये फैक्टराइज होके कोई लिखा हुआ है। क्या हो गया? ये बेसिकली एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है जो कि 3 पे कट कर रही है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है जो कि 3 पे कट कर रही है, वाई इक्वल टू 3 वाली। ये एक स्लांट लाइन की इक्वेशन है। लेट सपोज अब उन दोनों ने -1 और -1 पे कट किया, मतलब कि इस तरीके से किया। अब हमारे पास होता ये है कि हमारे पास दिस इज हाउ इट इज गोना बी डन, राइट? ये वाली लाइन हमारे पास लेट सपोज अब इस तरीके से है कि उसने कहाँ कहाँ टच किया, उसने -1 और -1 पे टच किया। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इट। अब मेरे पास लेट सपोज एक दूसरा एक शॉर्टकट भी है, और दूसरा शॉर्टकट जो है वो ये है कि हमारे पास जो है ना वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है कि हम जो है उसमें देखते ही हैं कि अब लेट सपोज जिस भी, मतलब इस तरीके का एक शॉर्टकट है कि एक लाइन है जिसने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अलग अलग जगह पे कट किया है। तो लेट सपोज एक्स एक्सिस को टच किया उसने ए, वाई एक्सिस को उसने ए पे किया, एक्स एक्सिस को उसने बी पे किया। तो अब इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी, अब देखो जहां पर उसने वाई एक्सिस को टच किया है ना, उसको हम जानबूझ के एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ए एक्स जानबूझ के बोल रहा हूँ, तो मतलब ये है ही तरीका ये। जहां पर उसने वाई को टच किया है, एक्स को टच किया है बी पे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स पे टच करने वाले पॉइंट को वाई से, और फिर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। इज दैट क्लियर? तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। तो अब मेरे पास देखो एक इस तरीके का एक एग्जांपल है कि उन्होंने बेसिकली एक लाइन बनाई, और बेसिकली उन्होंने इस तरीके से क्या करा कि अब मेरे पास यहाँ पर ये वाला So, पॉइंट sir, जो, I don't get how you said that we have to multiply them. आई विल शो यू। एक्स वाई पे कहाँ पे टच किया है बेटा? 3, एक्स पे कहाँ पे टच किया है? 4. तो 3 को मल्टीप्लाई कराओ एक्स के साथ, क्योंकि वाई पे वहाँ पे टच किया है। 4 को मल्टीप्लाई कराओ वाई के साथ, और फिर 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई भी करा दो, तो ये 12 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. लेट्स सपोज अब ये एक लाइन है, यहाँ पे इसने टच किया 2 पर, यहाँ पे इसने टच किया 5 पर। क्या इक्वेशन होगी? 5x मल्टी प्लस 2y। इक्वल टू 10। इज दैट क्लियर? सर ये किस लाइन की इक्वेशन है। ये एक ऐसी स्लांट लाइन की इक्वेशन है जो कि एक्स और वाई को डिफरेंट जगह से टच कर रही हो। ये एक ऐसी स्लांट लाइन की इक्वेशन है जो कि वाई और एक्स को दोनों को सेम जगह से टच कर रही हो। ओके सर। अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता ये है कि नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई शेडेड एरिया यूजिंग इनइक्वालिटी। तो अब देखो ये बेसिकली असल काम है। इसके दो केसेस होते हैं। पहले मैं केस नंबर 1 यहाँ पे कराऊंगा, फिर केस नंबर 2 कराऊंगा। पहले केस नंबर 1 करा के उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर केस नंबर 2 पे लेके चलूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाओ। अब शेडेड एरिया यूजिंग इनइक्वालिटीज़ वाली चीज़ पे बात करते हैं। तो शेडेड एरिया यूजिंग इनइक्वालिटीज़ का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने याद रखनी है बेटा एक ही बात, और वो बात क्या है कि हमारे पास किस तरीके से इसका सवाल आता है। तो देखो इसका एक केस नंबर 1 है, मैं यहाँ पे उसकी पूरी चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही कॉपी पेस्ट उठा के कर रहा हूँ, सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन ओवर हेयर। तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ ये है कि अब यहाँ पर क्या होगा? शेडेड एरिया सराउंडेड बाय लाइंस। व्हाट इज इट गोइंग टू बी? शेडेड एरिया सराउंडेड बाय लाइंस गिवन। अब यहाँ पर अगर आते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट बेसिकली ये करना है इनइक्वालिटी। अब देखो हमें ना एरिया गिवन होगा। एरिया जब भी गिवन होगा तो उन्होंने लाइंस को सराउंड करते हुए एक एरिया दिया हुआ होगा, एंड देन हमें करना ये होगा कि हमें इनइक्वालिटी ऑफ लाइन सराउंडिंग द शेडेड एरिया लिखनी होंगी। क्या करना होगा? जो एरिया होगा उस वो कुछ लाइंस की वजह से सराउंडेड हुआ हुआ होगा।
तो हमें उन लाइंस की इक्वेशन नहीं बल्कि हमें उनकी इनइक्वालिटी लिखनी होगी एरिया को देखते हुए। लेकिन हम इनइक्वालिटी में डायरेक्टली इनइक्वालिटी लिखने का तरीका तो नहीं सीखते, हम तो इक्वेशन लिखने का तरीका सीखते हैं ना। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर इनइक्वालिटी लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ हिंट पे भी लिखा हुआ है ये नीचे पॉइंटर। हेलो जी, अच्छा करता हूँ भाई उस। हाँ जी, तो यहाँ पर बेसिकली लिखा ये है कि हमें जो है ना वो इनइक्वालिटीज़ लिखनी होती हैं, एरिया गिवन होता है। अब देखो अगर एरिया गिवन होगा और इनइक्वालिटीज़ लिखनी होंगी ना तो हम बेसिकली डायरेक्टली तो इनइक्वालिटी नहीं लिख सकते। और हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसके बाद हम इनइक्वालिटी लिखने के बारे में सोचते हैं। इक्वेशन को मैंने आपको करना सिखा दिया। गाइस आर वी गुड? यस। ओके, अब यहाँ से आगे चलते हैं एंड देन फिर उसके बाद अब ये किस तरीके से होता है, लेट मी जस्ट शो यू दैट। अब देखो पहले ना मैं केस नंबर 2 पे जाने में, इसका एक और केस भी है, मैं भी थोड़ी देर में यहाँ नीचे प्लेस करूँगा ये वाला केस। मतलब इसका प्रॉपर एक केस है एक और, वो अभी मैं 2 मिनट में यहाँ पे लगाता हूँ। लेकिन बस अभी मैं पहले केस नंबर 1 पे काम करूँगा फिर मैं केस नंबर 2 कराऊँगा। ठीक है, तो अब देखो लेकिन शेड वेड एरिया मतलब कैसे इनइक्वालिटी लगाते हैं एरिया को देख के, ये सारी बातें थोड़ी सी ज़रूरी हैं समझना। तो फिर हम यहाँ पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन। अब होता ये है कि 6 पर आता हूँ तो मेरे पास लेट सपोज देखो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी हो, क्योंकि ग्रेटर देन और लेसर देन की इनइक्वालिटी डॉटेड में, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी स्मूथ में। तो अगर ये दोनों इनइक्वालिटीज हो ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जो एरिया होगा ना शेड, वो कौन सा हुआ हुआ होगा, वो या तो आगे का एरिया होगा या फिर ऊपर का एरिया होगा लाइन के। ठीक है, कैसे होगा ये मैं भी समझाता हूँ, थोड़ी सी देर दो। लेकिन अगर लेसर देन या फिर लेसर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है डिपेंडिंग के लाइन स्मूथ है या फिर डॉटेड है, क्योंकि याद करो सबसे पहली बात यही बताई थी कि जो भी ग्रेटर देन या लेसर देन वाली फैमिली से इनइक्वालिटीज आती हैं ना वो बेसिकली डॉटेड इनइक्वालिटीज होती हैं। और जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू से आती हैं वो स्मूथ लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हमने बेसिकली या तो ये आगे होगा या तो ये पीछे होगा या तो ये नीचे होगा। राइट, ये इस तरीके से एरिया होता है। अब किस तरह से होता है, देखो 4 तरह की लाइन है ना, चारों तरह की लाइन के लिए समझा देता हूँ एक ही बार। लेट सपोज आपके पास एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। अब अगर मेरे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है ना, तो उसमें याद रखो कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ऐसी होगी भाई, इसके ना आगे तो लाइन ही नहीं है और पीछे भी लाइन ही नहीं है, तो आगे और पीछे का ऑप्शन तो कैंसिल हो गया इसमें। बचा क्या, या तो ऊपर या नीचे। तो एरिया या तो ऊपर होगा या फिर मेरे पास एरिया जो है वो इस तरीके से नीचे होगा। राइट, फिर अगर हमारे पास यहाँ पर पीछे और नीचे की बात करूँ, इसकी बात करूँ पीछे और नीचे की बात करूँ, तो पीछे और नीचे में क्या होगा, पीछे और नीचे में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है। ठीक है, अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन में 1 2 3, 1 2 3,
तो अब इसमें कहाँ पर, ऊपर ये होगा और नीचे ये होगा, राइट। तो ऊपर ये हो जाएगा और फिर क्या होगा, नीचे ये इस तरीके से हो जाएगा। आर वी गुड? फिर उसके बाद अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ना बने और फिर ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बन जाए, तो अब इसमें क्या होगा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनी हुई है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में या तो ऊपर होगा या फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास ये नीचे होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे और पीछे भी कुछ नहीं है, मतलब लाइन ही नहीं है, तो इसके या तो ऊपर होगा या तो इसके नीचे होगा। फिर उसके बाद अगर मेरे पास जो फोर्थ टाइप है वो है किसकी, वर्टिकल लाइन की। तो अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। तो इस लाइन के या तो ऊपर इस तरीके से या तो बेसिकली नीचे इस तरीके से। तो अगर होगा तो बेसिकली इसके या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे तो इसमें कोई लाइन है ही नहीं। क्या है, इसमें कोई लाइन है ही नहीं। इज दैट क्लियर गाइज? Sir. But sir, in the आगे पीछे one, how do you know if it's like if right side पे आगे और left side पे पीछे, like it can also be left side पे आगे जाना. नो, बट देन आगे इज बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड ना। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट? Okay. सही है। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। ऑलवेज इमेजिन अ, अब देखो, ऑलवेज इमेजिन अ मैन स्टैंडिंग ऑन द लाइन। इफ आई हैव टू मूव आगे तो इट्स गोना गो लाइक दिस, इफ आई हैव टू मूव पीछे इट्स गोना मूव लाइक, भाई देखो कुछ भी नहीं है। स्लांट लाइन में ऊपर एक एरिया होगा, नीचे होगा, चाहे वो अपवर्ड स्लोपिंग स्लांट हो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लांट हो। हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ऐसी है जिसमें आगे या पीछे होगा। दैट इज इट। अब मैं इसका एक सवाल शुरू करा रहा हूँ विदाउट एनी डिले, ताकि आप लोगों को और कन्फ्यूजन ना हो। तो लेट सपोज ये एक क्वेश्चन है, इसमें मुझे ना, उन्होंने देखो वो इतने मेहरबान है, इस सवाल में उन्होंने इनइक्वालिटी भी लिख के दी हुई है। हालांकि मैंने तो आपको जो केस पढ़ाया हुआ है वो क्या पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बोला है भाई कि अगर केस नंबर 1 का सवाल होगा तो पहले तो आपने अपनी इनइक्वालिटी को, पहले तो आपने इक्वेशन लिखनी होगी और फिर इनइक्वालिटी लिखने जाओगे आप एरिया को देख के। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम बेसिकली इनइक्वालिटी लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ से आगे चलते हैं एंड लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट, लेट्स जस्ट लुक एट दिस केस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब देखो डॉटेड लाइन है पहले तो जो फैमिली यूज होनी है वो ग्रेटर या लेसर वाली है। और देखो उन्होंने इनइक्वालिटी लिख के दी हुई है, बचागा क्या, इक्वेशन बचेगा ना। तो इक्वेशन लिखना भी कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। अब देखो इस लाइन के इक्वेशन लिखी हुई है, इनइक्वालिटी लिखनी है, अनशेडेड के हिसाब से लिखनी है। किसके हिसाब से लिखनी? अनशेडेड के हिसाब से। तो अगर अनशेडेड के हिसाब से इनइक्वालिटी लिखनी है तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा इस डॉटेड लाइन के बेसिकली पीछे का रीजन है। डॉटेड लाइन के पीछे का रीजन है ना, क्योंकि एक वर्टिकल डॉटेड लाइन है ये। तो इसके पीछे का रीजन होगा तो बेटा अनशेडेड क्या होगा, इट इज गोना बी एक्स इज लेसर देन 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर ये एक वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर अनशेडेड है। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन लिख के दी हुई है तो मतलब इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी, y इज ग्रेटर देन 3। अब ये यहाँ पर दो लाइंस के बीच में अनशेडेड है, दो लाइंस के बीच में अनशेडेड है, तो मतलब इसके और इसके बीच में अनशेडेड है। तो अगर इसके और इसके बीच में अनशेडेड है तो ये एक अनशेडेड हो गया। अगेन इस वाली लाइन की अगर इनइक्वालिटी लिखने जाता हूँ, क्योंकि इसकी इक्वेशन तो लिखी हुई है ऑलरेडी, तो एक लाइन की इनइक्वालिटी लिखने जाऊंगा तो ये वाली लाइन के, डॉटेड लाइन के कहाँ पर है बेटा, डॉटेड लाइन के आगे है। तो x इज गonna बी ग्रेटर देन 2 एंड देन x इज गonna बी लेसर देन 5। इज दैट क्लियर? सर बट एक्स, जो एक्स इक्वल टू है वो तो लाइन से पीछे है। बेटा अनशेडेड की बात हो रही है ना, लाइन के पीछे के एरिया, शेडेड एरिया की बात नहीं हो रही। अनशेडेड एरिया लाइन के कहाँ पर है, आगे। आगे है। और ये कौन सी लाइन है, ये एक स्मूथ लाइन है, तो इसलिए इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा और लेसर देन इक्वल टू लगेगा। यहाँ पर भी मैंने गलती करी है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लगा दिया मैंने।
Is that clear? Sir, could you repeat this once more? Beta, this is a smooth line, right? So that is why Yeah. I applied greater than equal to. This is a smooth line as well, so that is why I applied greater than equal to. Otherwise, if this would have been a dotted line, I would just have applied greater than. But how do you know if it's greater than or lesser than? Because इस लाइन के कहाँ पर है एरिया अनशेडेड? बताओ. It's on the shaded side. इट्स नो. फ्रॉम स्टैंडिंग फ्रॉम द लाइन, मतलब अगर लेट सपोज मैं हूँ और मैं इस लाइन पे खड़ा हूँ. कहाँ पे खड़ा हूँ? इस लाइन पे खड़ा हूँ. तो इस लाइन के कहाँ पर है एरिया? मेरे कहाँ पर है? मेरे आगे है ना. Yeah. तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा. फिर इस वाली लाइन के लिए कहाँ पर है? पीछे है. पीछे है. तो मतलब वो लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा. Okay. सर आगे है तो ग्रेटर देन, पीछे है तो लेसर देन। हाँ, लेकिन अगर डॉटेड लाइन है तो ग्रेटर देन, वरना फिर अगर स्मूथ लाइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू. सर बहुत मिक्स हो रही है। क्यों? इतनी आसान सी बात तो है भाई. आगे और ऊपर मतलब एक जैसी चीजें हैं. अगर तुम जिंदगी में तरक्की चाहते हो तो आगे बढ़ोगे या ऊपर चढ़ोगे. तो मतलब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. अच्छी बात है. फिर अगर लेकिन नहीं चाहते तो पीछे जाओगे या नीचे जाओगे. तो बेटा जी वो लेसर देन या लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा, खत्म. अब देख लो ये वाली लाइन के कहाँ पर है? आगे है ना. और ये वाली लाइन के पीछे है, अनशेडेड. जी सर। अब यहाँ पर आते हैं. यहाँ पे डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? डी पार्ट में लिखा हुआ है भाई कि ये अनशेडेड के लिए लिखना है. तो ये वाली लाइन के कहाँ पर है एरिया? नीचे है तो लेसर देन इक्वल टू। लेसर देन, क्योंकि ये डॉटेड है. अच्छा ठीक है। और ये वाली लाइन के कहाँ पर है? आगे है तो ग्रेटर देन। ये आगे है. ये होता है नहीं, ना आगे. पीछे पीछे पीछे। हाँ, तो तो ये क्या लेसर बन देन गया? इक्वल टू। तो एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 8. इज दैट क्लियर गाइज? यस सर। अब यहाँ पर आते हैं एंड लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है. यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. y इज गोना बी इक्वल टू एक्स. इफ y इज गोना बी इक्वल टू एक्स, तो ये एक मेरे पास कौन सी लाइन है? स्लांट लाइन है. इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, इसके ऊपर या नीचे हो सकता है कुछ भी. तो अनशेडेड कहाँ पर है इसके? आगे। हैं? अबे आगे कुछ भी नहीं हो सकता, पीछे कुछ भी नहीं हो सकता. अनशेडेड या तो ऊपर होगा या नीचे होगा. अभी अनशेडेड कहाँ है? नीचे। खत्म. स्मूथ लाइन है ना. तो y इज गोना बी लेसर देन इक्वल टू एक्स. ये एक और डॉटेड लाइन है. ठीक है. और इसके डॉटेड और स्लांट है. तो इसके भी आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लाइन ही नहीं है. इसके ऊपर होगा। तो इसके कहाँ पर होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? तो इसके ऊपर है. तो इट्स गोना बी डॉटेड है, तो x प्लस वाई इज गोना बी लेसर देन 4. इज दैट क्लियर? यस। फिर यहाँ पर आते हैं. अब ये तीन लाइनों के बीच में, तो इस वाली लाइन के कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर. गुड. तो डॉटेड है ना ये. तो बेसिकली y इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा. फिर ये वाली लाइन के कहाँ पर है? पीछे। तो y इज लेसर देन 6। नहीं, y क्यों भाई? x इज लेसर देन. ओह, x इज लेसर देन 6। फिर ये वाली लाइन के कहाँ पर है? नीचे। तो ये क्या होगा? y इज लेसर देन x हो जाएगा. इज दैट क्लियर बेटा? सर ये कितने मार्क्स का होता है? 3 नंबर का. चलो जल्दी से h पार्ट करके दिखाओ.
हो गया? Sir, will it be y is equal to, I mean, greater than or equal to x minus 1? गुड, शाबाश। फिर and then it is going to be equal to x is greater than equal to minus 1, and then x plus y is going to be lesser than equal to 8. गाइस, आर वी गुड? सबको किसी को कोई मसला तो नहीं है? No, sir. ओके, अब यहाँ से आगे चलते हैं और ये सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली एक लाइन है जो कि x एक्सिस की लाइन है, ठीक है। अब देखो अगर y इक्वल टू ज़ीरो लाइन है ये वाली, तो इसमें क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर है। फिर ये वाली लाइन के हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन के हमारे पास क्या है, इट इज़ गोना बी, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इस लाइन के कहाँ पर है, इस लाइन के नीचे है। तो इट्स गोना बी व्हाट, इट इज़ गोना बी x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल टू 5। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये वाली लाइन के भी कहाँ है, नीचे है ना। तो इट्स गोना बी व्हाट, इट इज़ गोना बी y इज लेसर देन इक्वल टू x प्लस 2। इज दैट क्लियर? आर वी गुड? अब मैं आगे जा रहा हूँ और अब बेसिकली मैं ये वाली इक्वेशन देखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ। अब देखें भाई इस सवाल में क्या हो रहा है। इस सवाल में हमारे पास होता ही है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द इनइक्वालिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अनशेडेड रीजन। तो अगर अनशेडेड रीजन के लिए इनइक्वालिटी लिखनी है, लेकिन देखो ये असल पास पेपर टाइप क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई इक्वेशन मैंशनड ही नहीं है। मैंने आपको बोला था पहले आप इक्वेशन लिखोगे फिर आप इनइक्वालिटी के बारे में सोचोगे। तो जो लाइन है जिसका सीन है ये, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, ये लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इट इज गोना बी, क्या होगी इसकी इक्वेशन, ये y को कहाँ पे टच कर रही है, -3 पे, और ये वाली कहाँ पे टच कर रही है, -1 पे, 3 और 1 पे। तो 3 को हमें मल्टीप्लाई कराना चाहिए ना x से, और -1 को कराना चाहिए y से, तो -1y हो जाएगा। और फिर -1 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होगा, -3। अब इस लाइन के हिसाब से कहाँ पर है, इस लाइन के हिसाब से अनशेडेड एरिया कहाँ पर है, ऊपर है। तो इट इज गोना बी व्हाट, 3x माइनस वाई इज गोना बी ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल टू। आर वी गुड गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. अगेन ये वाली लाइन की अभी इक्वेशन नहीं है मेरे पास, तो इसकी पहले इक्वेशन लिखता हूं। तो ये कौन सी वाली शॉर्टकट लगेगा यहाँ पे, जो कि सेम जगह पे कट कर रहा है। तो अगर सेम जगह पे कट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा तो इस लाइन के हिसाब से कहाँ पर है बेटा रीजन, नीचे है ना। तो इट्स गोना बी व्हाट, इट इज गोना बी x प्लस वाई इज गोना बी लेसर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि स्मूथ लाइन है। आर वी गुड? यस सर। तो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड देन ऑन वेडनेसडे वील कंटिन्यू विद दिस। वेडनेसडे को मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा, वो आपको मतलब मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, वो क्लास के बाद वो प्लीज़ प्रिंट कर लेना,
सही है, वो प्रिंट कर लोगे तो फिर बहुत आसानी होगी, मेरे साथ साथ करने में आसानी हो जाएगी। उसमें ना बहुत अच्छे सवाल हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे पूरा। तो जब पास पेपर पे आऊँगा ना, तो फिर वो हमारे पास आसानी से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पास पेपर वाले। तो मैं पहले डायरेक्ट पास पेपर पे जंप नहीं करूँगा इसके, मैं पहले इसके मुश्किल वाले सवालात कराऊंगा, फिर पास पेपर पे आऊँगा। सही है। Okay, sir. और राइट बेटा, एवरी वन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़।